गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टैक्सेबल परक्विजिट्स इन केस ऑफ ऑल दी एम्प्लॉइज। जो अदर टैक्सेबल परक्विजिट्स हैं वो कौन कौन से हुए? पेमेंट बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की थी, यानी कि ड्यूटी एम्प्लॉय की थी, उसने जो सा भी बेनिफिट एंजॉय करा है उस बेनिफिट को पे करने की। एक सर्वेंट उसने रखा हुआ था, सर्वेंट रखा था तो उसको सैलरी जो है वो एम्प्लॉय ने देनी थी, बट उसकी सैलरी अगर डायरेक्टली एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में जो है वो टैक्सेबल परक्विजिट होगा। मींस इट इज सिंपली एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इसकी वजह से जो है वो सैलरी एम्प्लॉयर की उस सर्वेंट को नहीं जा रही है, वो बेसिकली सैलरी जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ही दे रहा है। Then second is amount payable by employer directly or indirectly to affect an assurance on the life of employee. एम्प्लॉय के लिए अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जा रही है एम्प्लॉयर द्वारा तो इट इज नथिंग बट टैक्सेबल परक्विजिट इन दी हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। और अगर ये जो है वो कोई ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, वो वाला एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दें तो अदरवाइज इट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हु आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ बेनिफिट। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो है वो स्वेट इक्विटी दी है, स्वेट इक्विटी मींस ईसॉप्स, जो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस हैं, कुछ कंसेशनल रेट पे इक्विटी दी है, तो जितना भी बेनिफिट जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पहुंचा रहा है, जस्ट कंपेयर कि मार्केट रेट ऑफ शेयर्स क्या था और उसको किस रेट पे शेयर्स दिए गए हैं। जितना भी बेनिफिट दिया गया है, अगर 100 रुपए वाले शेयर 30 रुपए में इशू कर दिए गए तो 70 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, वो जो है उसका टैक्सेबल परक्विजिट होगा एंड एम्प्लॉय विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली फॉर दैट अमाउंट। इसके अलावा एन अदर इंपॉर्टेंट perquisite was added on 1st April 2020। 1 अप्रैल 2020 को जो है ये पर्क ऐड हुआ है इन केस द एम्प्लॉयर इज डिपॉजिटिंग मोर देन 7.5 lakh rupees to the recognized provident fund, एनपीएस एंड सुपरएनुएशन फंड। इन तीनों फंड्स में एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है वो 7.5 लाख रुपए से ज्यादा की हो रही है ड्यूरिंग वन प्रीवियस ईयर। तो जितना भी अमाउंट 7.5 लाख रुपए से ऊपर इन फंड्स में जा रहा है, दैट बिकम्स टैक्सेबल परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। दिस फॉल्स अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 मींस 7.5 lakhs इज द अपर अमाउंट जहां पर वो टैक्स फ्री होगा। 7.5 लाख रुपए के बाद एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। नाउ हियर कम्स एन अदर नेचुरल कोरोलरी ऑफ दिस क्लॉज, वो है कि जो अमाउंट है, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 8 लाख रुपए डिपॉजिट किए गए ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। दैट फाइनेंशियल ईयर वुड बी लाइक 2020-21। इसमें 8 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं। 8 लाख में से 7.5 लाख जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और जो 50,000 रुपए हैं दैट इज बेसिकली टैक्सेबल अमाउंट। अब जो ये टैक्सेबल अमाउंट है, ये 50,000 रुपए जो भी अर्न करेगा, इसके ऊपर, इस 50,000 रुपए के ऊपर जितनी भी एक्विजिशन हुएगी in that financial year or maybe a subsequent financial year, आगे साल दर साल इस 50,000 रुपए से भी इनकम होगी, इस 7.5 लाख से भी इनकम होगी। जितनी एक्विजिशन इस 7.5 लाख से होगी that will be exempt from tax, बट जितनी भी एक्विजिशन इस 50,000 रुपए से होगी, इस 0.5 लाख से होगी, that will be fully taxable in the hands of employee as a taxable perquisite। वो taxable perquisite होगा, उसमें वो ऐड करता चला जाएगा। Any other fringe benefit or amenity like interest-free or concessional leave, traveling, touring, accommodation, free or concessional food, gift voucher or token in lieu of such gift, credit card expense, club expenditure, use of movable asset, transfer or movable
ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, ये सारे के सारे जो हैं ये टैक्सेबल परक्विजिट्स है। बट पॉइंट जो है अभी भी जो इम्पोर्टेंस वाला है या जो अटक जाता है दिमाग में, वो ये दो हैं। एक तो ये रिसेंटली एडेड है, दूसरा जो है इसकी एक्रीशन जो है वो कैलकुलेट करनी अपने आप में थोड़ी सी ट्रिकी भी है। सो वन फुल स्लाइड वी डिवोट ऑन टू दिस, इसके बाद वाली जो है टू दिस कैलकुलेशन ऑफ एक्रीशन, ये एक्रीशन कैलकुलेट कैसे करनी है हमने। सो दिस इज गिवन बाय द रूल 3b CBDT to rule 3b of the CBDT, which basically helps to compute the annual accretion by way of interest or dividend etc. during the previous year. Dividend etc. basically ये capital gains भी जो हैं वो मिलते हैं. That is the reason, because when you invest in NPS, National Pension System में आप जब invest करते हैं तो you are investing indirectly into the equity market, आप stock market में invest कर रहे हैं. तो इस केस में जो आपका टैक्सेबल परक्विजिट होगा, दिस टीपी स्टैंड्स बेसिकली फॉर टैक्सेबल परक्विजिट एंड दिस इज अंडर सेक्शन 17 to 7A। जो हमने 7.5 लाख रुपए से ऊपर जो है आपको एम्प्लॉय को मिला है फ्रॉम एम्प्लॉयर, दैट इज 17 to clause 7 ओनली। एंड दिस एक्रीशन जो अमाउंट उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स से ऐड हो रहा है, दैट इज 17 to 7A। सो दिस टीपी इज बेसिकली how it is calculated, इस कैलकुलेट करने के लिए हमें R क्या है ये समझना बड़ा जरूरी है। व्हाट इज दिस R? R बेसिकली इज अ रिटर्न, जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, these are एवरेज रिटर्न्स जो है, एक कैलकुलेशन उसकी की गई है। सो दिस इज बेसिकली R is equal to I upon FABG। I stands basically for income और FABG का जो मतलब होगा वो फंड एवरेज होगा। जो फंड है दैट फंड कुड बी लाइक सम ऑफ दीज थ्री फंड्स, जो आपके प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, जो आपका एनपीएस है, जो आपका सुपर एन्युएशन फंड है, ये तीनों मिला के भी हो सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को खाली रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ही 7.5 लाख से ऊपर जा रहे हैं तो इट कुड जस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर किन्हीं दो फंड्स में मिला के जा रहे हैं तो दोनों फंड्स जो है वो मिला के हो जाएंगे। तो जो फंड एवरेज हुई वो क्या हुई? दैट फंड एवरेज इज नथिंग बट ओपनिंग fund value plus closing fund value and is ये जो sum है this divided by 2, ये मेरी fund average आ गई। जो इनकम मेरी है वो जितनी भी इनकम मैंने ड्यूरिंग द ईयर अर्न करी है, that income divided by my average fund value, that gives me R। R की वैल्यू जो है मेरी सीधी इनकम डिवाइडेड बाय फंड एवरेज निकल आएगी, तो दैट गिव्स मी R। नाउ I जो होगी वो निकालना जो है वो भी इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो मेरा क्लोजिंग फंड वैल्यू होगी माइनस जो मेरी ओपनिंग फंड वैल्यू होगी वो मेरा टोटल एडअप ऑफ फंड्स ड्यूरिंग द ईयर होगा। अब उस टोटल एडअप ऑफ फंड्स जो है उसमें से मैं डिडक्ट कर दूं कि मेरे एम्प्लॉयर ने कितना जमा कराया साल भर में और मैंने खुद अपना कितना पैसा जो है अपने फंड्स में डाला, तो वो जो अल्टीमेट डिफरेंस निकल करके आएगा, दैट विल बी अर्निंग्स ओवर एंड अबव। जो अर्निंग्स हैं, जो फंड्स ने कमाया, जो फंड ने अपने आप कमाया है, जो इंटरेस्ट मिला होगा, जो कैपिटल गेन्स मिले होंगे, जो डिविडेंड्स मिले होंगे, जो भी उस फंड में ऐड हुआ वो सारी उसकी इनकम होगी। सो दिस R टर्न्स आउट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये R जो है हमने निकाला है, इसको करना क्या है, इसका मतलब हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टैक्सेबल परक्विजिट। नाउ वन थिंग दैट इज देयर इज कि जो पैसा मींस इफ वी आर वर्किंग से फॉर द ईयर 2023-24 प्रीवियस ईयर है, जिसकी हम जो है वो निकाल रहे हैं कि मेरा टैक्सेबल परक्विजिट कितना है। तो 2023-24 के अंदर मैंने कुछ पैसा जो है वो अपने फंड में जमा किया होगा, मेरे एम्प्लॉयर ने जो है वो कुछ पैसा मेरे फंड में जमा किया होगा। वो कितना पैसा होगा? अगर वो 7.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो दैट वैल्यू इज पीसी। वो जो वैल्यू है वो पीसी है, दैट इज अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन in excess of rupees 7 lakh to RPF, NPS and approved superannuation fund during the previous year। जो भी अमाउंट 7.5 लाख से ऊपर का है वो वाला अमाउंट आएगा 8
8 लाख है तो ये 50,000 जो है वो पीसी हो जाएगा। पीसी बाई 2 मीन्स वो 50,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर, तो रिटर्न जो है वो मेरी जो निकल के आएगी वो पीसी बाई 2 इंटू आर हो जाएगी। अब PC1 क्या है? PC1 जो है दैट इज मेरा प्रीवियस ईयर, कौन से प्रीवियस ईयर से ये क्लॉज शुरू हुआ है, कौन से प्रीवियस ईयर से सेक्शन जो है वो आया है? इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 के बाद जितना भी अमाउंट मेरा टैक्सेबल परक्विजिट्स में गया है वो सारा मैंने जो है वो PC1 कंसीडर कर लिया। अगर पहले साल जो है वो मान लीजिए 8 लाख आया था तो 50,000 वहां का, दूसरे साल 8.5 लाख आया था तो 1 लाख वहां का, तीसरे साल 1 is 2021, सेकंड इज 21-22, फिर 22-23 का फिर 1 लाख आया तो 1 लाख वो भी जोड़ देंगे तो 2.5 लाख हो जाएगा। तो ये PC1 हो गया। जो 23-24 का है वो नहीं जोड़ना है, वो PC हो गया। PC1 जो है वो करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले प्रीवियस ईयर्स का है, एंड विच इज द फर्स्ट प्रीवियस ईयर? इट्स 2020-21, 1 अप्रैल 2020 से ये क्लॉज आया है। उसके बाद जितनी इनकम उन एक्सेस फंड्स ने अर्न करी है वो भी जोड़नी है। मींस जितनी भी इनकम उन एक्सेस फंड्स ने प्रीवियस ईयर मींस करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के बाकी पिछले सालों में जोड़ी है वो भी जोड़ देनी है, एंड वो दोनों सम्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द करंट ईयर। क्योंकि बेसिकली वो चीज निकल के क्या आ रही है कि क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ फंड जो टैक्सेबल थी उसका ओपनिंग बैलेंस निकल कर आया है। ये दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्सेबल क्यूमुलेटिव फंड। ये जो टैक्सेबल क्यूमुलेटिव फंड है इसका ओपनिंग बैलेंस हो गया, उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर क्या है उससे ये हमारी रिटर्न्स निकल आएंगी, ये एक्रीशन निकल आएगी, पिछले साल के जो पैसे पड़े हुए थे उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के मेरी एक्रीशन कितनी हुई, ये हो जाएगा कि ड्यूरिंग द ईयर जो पैसा मैंने लिया है इसके ऊपर एक्रीशन कितनी हुई। इन दोनों एक्रीशंस को जोड़ देंगे तो मेरा ये वाला जो वैल्यू है जो निकालना है वो निकल आएगा। होप इट मींस दिस एक्सप्लेनेशन, दिस स्लाइड मेक्स एवरीथिंग वेरी क्लियर टू यू कि ये 17 to 7a कैसे निकलेगा। पिछली स्लाइड बता रही थी 17 to 7 की वैल्यू कैसे निकलती है, ये स्लाइड बिल्कुल क्लैरिटी से बताती है कि 17 to 7a की वैल्यू कैसे निकलती है। इसके बाद भी कोई डाउट्स रहे तो डोंट जस्ट फॉरगेट और डोंट जस्ट लीव इट, आप जो है अपनी क्वेरीज जो है वो रेज करिएगा। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू।